इजराइल और हमास की जो जंग है अब सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं रह गई है। यह जंग लगातार बढ़ती जा रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने अब सीधे हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो उधर ईरान में जमकरा मस्जिद पर लाल परचम लहरा दिया गया है। यह परचम एहतजाज का परचम होता है। अभी तक के इतिहास में सिर्फ 4 बार यह परचम लहराया गया है, जिसका मतलब यह होता है कि हम ईरान में जो बमबारी करवाई है, ईरान में जो लोगों को मरवाया है इजराइल ने, उसका बदला लेंगे। साथ में यूरोपियन यूनियन के एक बड़े नेता और ब्लिंकन यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरे मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं, यह कहते हुए कि किसी तरह से जंग को रोका जाए। इजराइल एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ जंग में उसका इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी पूरी की पूरी इकॉनमी डूबने के कगार पे आ गई है। ऐसे में यह जंग आगे किधर जाएगी? यह जंग वर्ल्ड वार में बदल जाएगी या फिर इस जंग में जल्दी ही कोई सुलह हो सकता है? और भी बहुत सारे सवालों और अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं, अशोक कुमार पांडे। देखते रहिए यह पूरा शो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहा हूं जिस पर पता नहीं खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कर्मा इज अ बिच। जो आदमी कहता है, करता है, वो उसके सामने आता है। इजराइल के एक रब्बी यानी धर्मगुरु का ये लड़का है। इस लड़के ने सरेआम यह कहा था कि फलस्तीनी औरतों के साथ जिना करना चाहिए, बलात्कार करना चाहिए। जंग में यह लड़का गया और जंग से लौट के आया है तो इसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, यानी अब इस लायक नहीं रह गया है कि किसी के साथ नॉर्मल संबंध भी बना सके। सुन के आपको खराब भी लगा होगा शायद, और एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कितनी नफरत भरी है इजरायलियों के मन में फलस्तीनियों के लिए। वैसे कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा जो मैंने एप्स्टीन पे बनाया था, जो मैंने बताया था आपको कि इजराइल किस तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करता है, तो ये जो रेप वाली बात है, आपको ऐसा लगा होगा जैसे इजराइल की पॉलिसी में ये शामिल है। और ये चीजें वहां लगातार देखने को मिलती हैं। मेरे बगल में एक वीडियो चल रहा है। यह वीडियो इजराइल के पूर्व सैनिकों का है जिन्होंने पहले फलस्तीन में तमाम कहर बर्पा किया है। आप पढ़िए वो किस तरह से फलस्तीनियों को मारने का, उनकी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जिना करने का, बलात्कार करने का गुणगान कर रहे हैं, हंस रहे हैं उस पर। इन बुढ़ों को जरा सी शर्म नहीं आ रही है कि जवानी में जो पाप इन्होंने किए हैं, जिस तरह से अरबों को, फलस्तीनियों को तबाह किया है, उसके लिए इनको शर्मिंदा होना चाहिए। शायद इजरायली कल्चर का यह हिस्सा है, इसीलिए तो वहां का एक रब्बी धर्मगुरु पकड़ा जाता है जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने तमाम सारी औरतों के साथ बलात्कार किया और फिर यह कहा कि मैं तो उनको पवित्र कर रहा था। ये बातें बताती हैं कि किस तरह से जो ज़ायनिस्ट विचारधारा है, इजरायलियों के अंदर जो यहूदी कट्टरपंथ है, वो कितना पतित है, कितना गिरा हुआ है, उसके लिए कोई नैतिक मूल्य नहीं है। और मुझे शर्म आती है कि हिंदुस्तान के कुछ लोग जो अपने आप को भक्त कहते हैं, जो अपने आप को वर्तमान सत्ता का समर्थक कहते हैं, वो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। खैर, जो अपडेट सबसे बड़ी आई है पिछले दिनों, आज और कल में, वो अपडेट यह है कि अब यह जंग बहुत तेजी से पसरने लगी है और इजराइल को चिंता होने लगी है। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे, 62 रॉकेट्स दागे हैं नॉर्दर्न इजराइल में। जैसी कि आदत है इजराइल की, इजराइल ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल तो अपने मृत सैनिकों की संख्या भी लगातार घटा के बता रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि अब आंकड़े बता रहे हैं कि 12,500 से ज्यादा उसके सैनिक तो सिर्फ ऐसे हैं जो विकलांग हो गए हैं। मारे कितने गए हैं आप अंदाज लगा सकते हैं। खैर, तो इजराइल, नॉर्दर्न इजराइल पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला किया, 62 रॉकेट दागे बदले में। लेकिन ये जो 62 रॉकेट दागे गए थे, ये मिलिट्री ठिकानों पर दागे गए थे। जब भी युद्ध होता है, जब भी जंग होती है, तो मिलिट्री टू मिलिट्री होती है। उसमें वहां की आम जनता को तंग नहीं किया जाता है, परेशान नहीं किया जाता है। लेकिन इजराइल की खूबी यह है कि वो मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ने से तो हमेशा भागता है, जनता के ऊपर हमला करने में उसको बहुत मजा आता है। तो जब हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे उनके मिलिट्री ठिकानों पर, तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने जो दुनिया भर में प्रतिबंधित है फास्फोरस, उसका उपयोग किया लेबनान के रिहायशी ठिकानों पर। जहां लोग रहते हैं जिन गांवों में, उन गांवों के ऊपर फास्फोरस का बम फेंका,
जिसकी वीडियोस आप बगल में देख सकते हैं। साथ में लेबनान पे जैसे जैसे ये जंग तेज हो रही है लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह लगातार इस जंग को तेज कर रहा है। जो उसके कमांडर है नसरुल्लाह, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि यह जंग तब तक चलती रहेगी जब तक फलस्तीन के ठिकानों पर हमला करना इजराइल छोड़ता नहीं है। दरअसल इजराइल ने न केवल फलस्तीन बल्कि सीरिया के ठिकानों पर भी कब्जा किया हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों यानी आप कह सकते हैं लेबनान के ठिकानों पर भी कब्जा किया हुआ है। पूरे उस मिडिल ईस्ट को परेशान किया हुआ है इजराइल ने। अब मिडिल ईस्ट में एक हिस्सा ऐसे अरब देशों का है जो अमेरिका के बहुत करीब हैं, तो उन देशों को तो इजराइल से कोई शिकायत हो भी तो भी बोल नहीं सकते क्योंकि अमेरिका बोलने नहीं देगा। लेकिन जो इजराइल के आसपास के मुल्क हैं वो इजराइल से लगातार परेशान हैं। वो जानते हैं कि इजराइल की जो भूख और प्यास है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन से भी मिटने वाली नहीं। अगर उसको मौका मिलेगा तो वो लेबनान को भी दखल कर लेगा, वो सीरिया को भी दखल कर लेगा, उसका चले तो वो पूरे के पूरे अरब को दखल कर ले। इनकी प्यास और भूख की कंडीशन यह है कि जितनी भी जमीन मिल जाए इनके लिए कम है। ये अमेरिका के भी नागरिक हैं, इजराइल के भी नागरिक हैं और बाकी जो मुल्क हैं उनको भी लगातार कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इस बार हिजबुल्लाह ने बहुत खुलेआम यह ऐलान किया है कि सीधी जंग चलेगी। यानी एक तरफ से हिजबुल्लाह, एक तरफ से हमास और हूथी तो इन सब के बीच में है ही। रेड सी के अंदर लगातार हूथी हमले कर रहा है और अमेरिका ने बाकायदा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको चेतावनी दी है कि अगर हूथी हमले नहीं रोकता है तो यमन के साथ युद्ध में अमेरिका खुद उतर जाएगा। अमेरिका ने दावे भी किए हैं कि यमन के हूथी के फेंके गए कई सारे अनमैन्ड जो रॉकेट हैं जिसमें कोई व्यक्ति नहीं था उसको उसने नष्ट भी किया है। लेकिन इन धमकियों के बावजूद हूथी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। हूथी ने बहुत साफ कहा है कि हमारी दुश्मनी सिर्फ इजराइल से है, लेकिन इजराइल की तरफ से अगर और भी मुल्क शामिल होते हैं तो हम उनके जो शिप्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका लाख दावे कर रहा हो लेकिन हकीकत समझ में आती है बिजनेसमैन जो होते हैं उनके कारनामों से। मर्सर्क जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एजेंसीज में से एक है, उसने इस बात पे भरोसा नहीं किया है कि अमेरिका उसको सिक्योरिटी दिला सकता है। उसने लंबे समय के लिए रेड सी की तरफ से अपना बिजनेस रोक दिया है, मुलतवी कर दिया है। यानी रेड सी के अंदर अमेरिका शोर जितना मचा ले वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यमन का डर मर्सर्क और इस तरह की जो शिप कंपनीज हैं उनको पूरा का पूरा है और इजराइल और अमेरिका अपने तमाम हथियारों, तमाम पैसों के बावजूद हूथी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रेड सी एक डेंजरस इलाका बन गया है बिजनेस के लिए। इधर हालत यह है कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कैसे भी गजा के अंदर सीज फायर हो जाए ताकि शांति स्थापित हो। ईयू के एक टॉप डिप्लोमेट हैं जोसेफ बोरेल, बड़ा नाम है यूरोपियन यूनियन की राजनीति में जोसेफ बोरेल, उनको भेजा गया है मिडिल ईस्ट में। वो हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह से भी बात कर रहे हैं, उनके लोगों से भी बात कर रहे हैं और साथ में इजिप्ट में वहां के फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बात की और यह कहा कि कम से कम लेबनान को इस युद्ध में शामिल होने से रोका जाए। कहा यह जा रहा है कि अपने आकाओं से गुहार लगा रहा है नेतन्याहू कि लेबनान को किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि लेबनान भी अगर युद्ध में शामिल हो जाता है, इधर हूथी भी शामिल है, ईरान को तो शामिल कराने की कोशिशें हो रही हैं और ईरान ने बदला लेने की बात कही दी है। ईरान में जो वहां की मस्जिद है, जमकरा मस्जिद, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो, स्पेलिंग आप स्क्रीन पे देख लीजिए, उस मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। यह प्रतिरोध का झंडा होता है। अब तक के इतिहास में सिर्फ 4 बार यह झंडा फहराया गया और आखिरी बार यह झंडा फहराया गया जब कासिम सुलेमानी की अमेरिका ने हत्या करवाई थी। इन्हीं कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी थी जिस चौथी बरसी पर बम विस्फोट हुए और इन बम विस्फोटों के बाद वहां पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस का, एहतजाज का लाल झंडा फहराया गया है। इस लाल झंडे का मतलब यह होता है कि ईरान इसका बदला लेगा, वो जंग में उतरने को तैयार है। जिन लोगों को थोड़ा सा इतिहास पता हो या ना पता हो उनको मैं याद दिला दूं कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने किस तरह से कई सारे उनके जहाज नष्ट किए थे, कई सारे ठिकानों पर हमला किया था और सारा कुछ किया था। यानी ईरान तैयार बैठा हुआ है इस बार जो उसके नागरिकों की मौत हुई है उसका बदला लेने के लिए। कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट के अंदर एर्दोगन अभी तक तो सिर्फ बोल ही रहा था, पहली कार्रवाई यह हुई है
कि मोसाद के बहुत सारे 33 से ज्यादा मोसाद के एजेंट्स को उसने पिन डाउन किया है और इसमें से 15 को लीगली गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी मोसाद के जो लोग इजिप्ट में काम कर रहे थे उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। यह इजराइल को एक चेतावनी है कि अगर इजिप्ट के अंदर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो इजिप्ट भी उसके खिलाफ खड़ा होगा और इजिप्ट भी उसका बदला लेगा। यानी इधर इजिप्ट मोसाद के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, ईरान में जमकरा मस्जिद पर बाकायदा लाल झंडा फहरा के यह घोषणा कर दी गई है कि बदला लिया जाएगा, कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर जो विस्फोट कराया गया है उसका बदला लिया जाएगा। उधर हूथी का मैंने आपको बताया ही, हिजबुल्लाह की हालत यह है कि जो ईयू के टॉप डिप्लोमेट गए हैं उनसे नसरुल्लाह ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जब तक हमास और फलस्तीन के दूसरे इलाकों पर हमला बंद नहीं करेगा इजराइल, तब तक हिजबुल्लाह अपनी लड़ाई जारी रखेगा और हिजबुल्लाह फुल स्केल वार के लिए तैयार है। यह हालत है आज के समय मिडिल ईस्ट की। यानी मिडिल ईस्ट से साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद वो झुकने को तैयार नहीं है। एक और अपडेट है, इराक से आई है अपडेट। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पिछले कुछ वक्त में दूसरी बार यह साफ साफ कहा है अमेरिका से कि इराक से अपने सैनिकों को हटा ले। असल में मामला क्या है कि इराक में जो पूरा बिजनेस है तेल का उस पर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था, डॉलर में इसका भुगतान होता था और जो इराक के पैसे बनते थे वो अमेरिका इराक को नहीं दे रहा था। इराक ने अब डॉलर की जगह युआन में यानी चाइना का जो करेंसी है उसमें बिजनेस शुरू कर दिया है। यह खुद अमेरिका को एक चुनौती है। अगर वो बिजनेस युआन में चलता रहेगा तो अमेरिका जो इराक से कमा रहा था वो उसकी कमाई खत्म हो जाएगी। उसके चलते वहां पर विवाद हुए हैं, अमेरिका ने कुछ हमले किए हैं, बदले में इराक की मिलिशिया ने कुछ हमले किए हैं और अब राष्ट्रपति का यह बयान आया है कि अमेरिका वहां से अपनी सेना को हटा ले। यानी इराक के अंदर भी खदबदाहट शुरू है। तो यानी कितने मुल्क हो गए, गिनते जाइए, इराक, यमन, लेबनान, ईरान, उधर हमास तो है ही फलस्तीन में, उधर सीरिया। यानी ये जंग जो है धीरे 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 पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती जा रही है। इसी जंग को रुकवाने के लिए मैंने आपको बताया कि भेजा गया था यूरोपीय यूनियन के एक टॉप डिप्लोमेट को, जोसेफ बोरेल को। लेकिन जोसेफ बोरेल के दौरे की अभी तक जो अपडेट्स आई हैं उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका कोई असर होगा, कम से कम तब तक जब तक वो इजराइल को इस बात के लिए ना मना लें कि इजराइल फलस्तीन पर हमला करना बंद कर दे। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ जोसेफ बोरेल नहीं घूम रहे हैं, ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी लगातार यहां पर हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, वो भी तमाम मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सुलह की बात हो। अब ये सुलह की कोशिश कर रहे हैं या फिर आने वाली जंग के लिए अपने लिए साथी तलाश रहे हैं, ये तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि जो सोच रहा था इस बार इजराइल कि बड़ी आसानी से गजा के लोगों को मार काट के खत्म करके पूरे गजा को प्लेन बना देंगे। आप सोचिए, वहां का एक मिनिस्टर है और वो हेरिटेज का मिनिस्टर है, उसका नाम है एमिचे एलेनयाहू। उसने एक जगह कहा कि और बुरी तरह से और मुश्किल मौत दी जानी चाहिए, तड़पा तड़पा के मारना चाहिए फलस्तीन के लोगों को। यानी इनके दिमाग में जो खदबदा रहा है, इनके दिमाग में जो फितूर चढ़ा हुआ था कि गजा के लोगों को मार काट के गजा को बिल्कुल प्लेन करके वहां के जो गैस और पेट्रोल के जो खजाने हैं उन पर तो कब्जा कर ही लेंगे, उस जमीन पर कब्जा करके भी अपने लोगों को बसा लेंगे। वो प्लान फिलहाल पूरी तरह से सफल होता नजर नहीं आ रहा, दो वजहों से। पहली बात तो ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इजराइल चाहे दावे जितने भी कर ले, अब भी गजा पर कब्जा करने की जो बात है या गजा के जंग को जीतने की जो बात है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और वहां के ही कई सारे एक्सपर्ट्स ने, एक्स मिलिट्री पर्सन ने यह कहा है कि यह जंग आप जीतने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गया है इजराइल। कई सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को बंद करने की बात हो रही है ताकि इस युद्ध में जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा लगाया जा सके। यानी आर्थिक संकट उसके पास है। तीसरा, सोशल मीडिया की ताकत से, जो आप हैं, मैं हूं, हमारे जैसे तमाम लोग हैं जो लगातार सच कहने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल की दुनिया भर में जबरदस्त बदनामी हुई है।
खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज में हुक्मरान भले कुछ खास ना बोल पा रहे हों, लेकिन जनता के बीच में लगातार फलस्तीन के पक्ष में आवाजें उठ रही हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हाल में पिछले 24-48 घंटों में मैनचेस्टर में एक बड़ा जुलूस निकला और डेनमार्क में एक बड़ा जुलूस निकला और पूरी दुनिया में इस तरह के जुलूस निकले हैं। इसके चलते हुआ यह है कि फ्रांस और स्पेन जैसे मुल्क जिनके हुक्मरान यूं तो शुरू में इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे थे, वो अब साफ साफ कहने लगे हैं कि भाई ये जो ऑक्यूपेशन का प्लान है, कब्जे का जो प्लान है, जो आप गाजा के लोगों को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो। बीच में नेतन्याहू लगातार बोल रहा था कि इतने सारे मुल्क हैं, वो गाजा के लोगों को अपने पास रख लें। बात कर रहा था कि इजिप्ट के सिनाई में उनको शिफ्ट कर देंगे। इस तरह की जो बातें कर रहा था पूरी पॉपुलेशन को वहां से शिफ्ट करने की, इस पर तो कम से कम फ्रांस, स्पेन, इटली और ऐसे तमाम मुल्कों ने यह साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि यह जो तरीका है, यह जेनोसाइड है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि जब यह मामला यूएन में गया था तो हिंदुस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ वोट किया था। बहुत साफ कहा था, हिंदुस्तान ने भी इस बात को बहुत साफ कहा था कि गजा में इजरायली बस्तियां बसाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी गजा पट्टी को जो पूरी तरह से इजराइल बनाने की कोशिश थी, उसमें तो नेतन्याहू कहीं से कामयाब होता दिख नहीं रहा। और उससे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ लगातार जुलूस निकल रहे हैं। तेल अवीव जो राजधानी है वहां पे निकल रहा है, हाइफा में निकल रहा है, बहुत सारे जगहों पे लगातार जुलूस निकल रहे हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू को 15 से 20% वोट सिर्फ वहां मिलेंगे। यानी नेतन्याहू जो ऐसे तो अमेरिका के सपोर्ट पर, अमेरिका के दिए हुए हथियारों से बहुत उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एक ऐसे बवंडर में फंसता दिखाई दे रहा है या साफ साफ फंसा हुआ है जिससे निकलने का रास्ता उसको नहीं पता है। कभी लेबनान से हमला हो रहा है, कभी सीरिया से, मैंने आपको बताया था कि सीरिया से रशियन ट्रूप्स ने हमला किया था, इराक से हमला हो रहा है, यमन से हमला हो रहा है, हमास टिका हुआ है लगातार, सबके बावजूद अभी हमास की रीढ़ वो नहीं तोड़ पाया है। इन सब के बीच में लगातार उसके सैनिक मर रहे हैं और लगातार इजराइल के अंदर भी उसके मुखालिफ आवाज उठ रही है, जिसके चलते उसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। और उधर हालत यह है कि ओबामा जो हैं वो अब जो बिडेन से कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक से चुनाव लड़ लो, वरना यह चुनाव हार जाओगे, ट्रंप ये चुनाव जीत सकता है। यानी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि खुद जो बिडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार घटती जा रही है। इन सब के बीच में जो कल मैंने आपको बताया था कि एप्स्टीन की लिस्ट बाहर आ रही है, जिसमें बिल क्लिंटन का नाम आ रहा है, जिसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम आ रहा है, विंस्टीन का नाम आ रहा है, जिसकी मिशेल ओबामा ने तारीफ की थी बाकायदा, जिसने ओबामा को चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए थे। हिलरी क्लिंटन का नाम आ रहा है। इस तरह के जो नाम लगातार सामने आ रहे हैं, तो वैसे ही जो बिडेन की जो पार्टी है, उस पार्टी के ऊपर तमाम सारे सवालिया निशान लग रहे हैं। और यूरोप का मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका का मैं बता ही चुका हूं कि साउथ अफ्रीका बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है। 11 और 12 तारीख को वहां पर सुनवाई है। और इसी बीच में स्कॉटलैंड में ब्रिटिश पुलिस के एक हिस्से ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या वाकई यहां पर, यानी कि फलस्तीन में जेनोसाइड हुआ है, और वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होगा, उसके फैसले का क्या असर होगा, ये तो आगे हम देखेंगे। लेकिन इतना तय है कि पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है और मिडिल ईस्ट में तमाम मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। अब अमेरिका इस जंग में कूदकर इन सारे मुल्कों का मुकाबला करने में इजराइल का कितना साथ देगा, यह भी देखने वाली बात होगी। कितना साथ दे पाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और लॉन्ग टर्म में अगर यह युद्ध बड़ा होता है तो वो अरब मुल्क जो पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, हर बार तो किसी एक मुल्क की बात होती थी, कभी यमन की बात होती थी, कभी इराक की बात होती थी, लेकिन इस बार जब ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा है, तो क्या सऊदी अरबिया जैसे देश या बाकी बहरीन जैसे देश या बाकी मुल्क इस पूरे के पूरे अरब ब्लॉक के खिलाफ लड़ाई में उतरेंगे? और अगर वो लड़ाई में उतरते हैं तो क्या जो वहां की जनता है, वहां की आवाम है, वो सड़कों पर उतर के जैसे अभी विरोध कर रही है वैसे ही विरोध नहीं करेगी? एर्दोगन जैसा आदमी जो अभी तक सिर्फ बयान दे रहा था,
इस जंग से दूर दूर रह रहा था, उसके यहां जो मोसाद के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद क्या उसने संकेत दे दिया है कि आगे अगर यह जंग बढ़ती है तो वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है? या ईरान अगर इस जंग में शामिल हो जाता है तो क्या इजराइल के लिए इतना आसान होगा इस जंग को कंटिन्यू कराना? या फिर इजराइल अमेरिका से खुद कह रहा है, ब्लिंकन को जिस तरह से भेजा गया है उससे ऐसा लगता है कि वो खुद कह रहा है कि लेबनान को किसी तरह से इस जंग से दूर रखा जाए, लेकिन नसरुल्लाह के जो बयान आ रहे हैं उससे एकदम नहीं लगता कि हिजबुल्लाह एक भी कदम पीछे हटने वाला है। ये सारे सवालात इस समय हवा में हैं। इन सवालात का जवाब जो हमको मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इन सब के बीच में जब इजराइल चाहता है कि फलस्तीनियों के पास, गजा पट्टी के लोगों के पास कोई मदद भी ना पहुंचे, तब फ्रांस जॉर्डन के साथ मिलकर आसमान से गजा पट्टी के लोगों के लिए मदद गिरा रहा है। हो सकता है यह खबर आपको लगे छोटी सी खबर है, लेकिन इसको सोच के देखिएगा कि फ्रांस जैसा मुल्क सीधे हिम्मत कर रहा है, गजा पट्टी में जाके आप जमीन पे नहीं उतरने दोगे तो आसमान से वहां पर सामान गिरा रहा है, और इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो फ्रांस के जहाजों पर हमला कर सके। साथ में मैंने बताया कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, इस तरह के मुल्कों में भी यह बात सामने आने लगी है कि इजराइल जो गजा पर कब्जा करना चाहता है वो गलत है, वो जेनोसाइड है। तमाशे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध में आ रहे हैं। कनाडा में एक सहाफी हैं, पत्रकार हैं, जहरा अल अखरास, उनको इस बात के लिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने फलस्तीन के समर्थन में पोस्ट की। कई कंट्रीज में यह रूल बना दिया गया कि फलस्तीन के समर्थन में अगर आप जुलूस निकालोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह सब भी हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ दुनिया भर में फलस्तीन के पक्ष में यह माहौल भी बन रहा है कि इजराइल वहां पर लगातार जेनोसाइड कर रहा है। जो इजराइल के पुराने कारनामे हैं वो भी एक एक करके सोशल मीडिया के सहारे बाहर आ रहे हैं, और इसीलिए जरूरी है कि हमारे और आप जैसे लोग कम से कम सोशल मीडिया पे लगातार फलस्तीन के पक्ष में बोलते रहें, इजराइल के जो पाप हैं उनको दुनिया के सामने सरेआम करते रहें। यह बेहद जरूरी है। यह सिर्फ शौक का मामला नहीं है, यह सिर्फ पक्षधरता का मामला नहीं है, यह आज फलस्तीनियों को हक दिलाने, उनका न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। फ्रांस हो या बाकी मुल्क हो, यह आज अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां की जनता लगातार दबाव बना रही है। अपने चैनल पर फलस्तीन पर लगातार बात करने के पीछे मेरी कोशिश भी यही रहती है कि हिंदुस्तान में या हिंदी सुनने वाले जो लोग हैं उनके बीच में मैं ये सच लेकर जाऊं। मैं चाहता हूं कि दुनिया जब मुझे देखे तो उसको समझ में आए कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं, सिर्फ भक्त नहीं हैं, सिर्फ इजराइल की पूजा करने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग भी हैं जो फलस्तीनियों के हक के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे हमारे पुरखे खड़े थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू खड़े थे, जैसे महात्मा गांधी खड़े थे, जैसे इंदिरा गांधी खड़ी थी, जैसे हमारी पूरी राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे, वैसे ही आज भी फलस्तीन के हक में खड़े होने वाले लोग हैं। यह बताने की मेरी कोशिश है, इसीलिए मैं लगातार इजराइल पे अपडेट्स लेके आता रहता हूं, और इसके लिए जरूरी सिर्फ यह है कि आप हमारी ताकत बने, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पिन कमेंट खोल के देखें, चाहे तो मेंबरशिप ले लें, चाहे तो सुपर थैंक्स दें। जैसे भी आप हमारी मदद करेंगे, अगर आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।